नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजार से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी आगे समझेंगे और इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने रखेंगे और कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से और काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है, 21,380 के पास कर रहा है कारोबार। हांगकांग के बाजारों से भी अच्छे संकेत है, 0.5% ऊपर। कोरिया के बाजार 1.25% और जापान के बाजार भी करीब 1.25% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार हल्के हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती संकेत हैं वो ठीक ठाक ही हैं। ज्यादा कुछ बड़े कंसर्न्स नजर नहीं आ रहे फिलहाल एशियन मार्केट से। लेकिन अन्य संकेत कैसे हैं और दुनिया भर के बाजारों में कल किस तरह का कारोबार देखने को मिला, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर एशियाई बाजार की बात जैसे आप कह रही थी, वहां पर भी ज्यादातर बाजार हरे निशान में दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में हल्की तेजी है। अमेरिकी बाजारों में कल शानदार तेजी दिखी। डाउ जोन्स करीब 322 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। नैस्डैक और S&P 500 ये दोनों इंडेक्स भी 1 से 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक दिन की मुनाफा वसूली के बाद वापस से अमेरिकी बाजारों में तेजी लौट आई है। सैंटा रैली कह सकते हैं कि वापस से जारी है और लगातार 8वें हफ्ते उम्मीद है कि अमेरिकी बाजारों में तेजी जारी रहेगी। आधे से 1% के आसपास की अब तक इस हफ्ते भी तेजी दिख रही है। अब कुछ ट्रिगर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कल तीसरी तिमाही के जीडीपी के जो नंबर थे, बाजार का अनुमान था 5.2% का, आया 4.9%, यानी बाजार अनुमान से थोड़े कमजोर जरूर थे। इसके अलावा इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो आए वीकली बेसिस पे वो अनुमान से कम थे। वो 2,15,000 का अनुमान था, आया 2,05,000 के आसपास। आज अहम डेटा है पर्सनल इनकम का, कंज्यूमर स्पेंडिंग का और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। और इसमें से अगर आप कोर पीसी के अगर डेटा देखें तो उस पर फेड की काफ़ी नज़र रहती है, क्योंकि उसमें फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी जो काफ़ी वॉलेटाइल चीज़ें होती है वो शामिल नहीं किया जाता है। तो वो रीडिंग भी फेड की नज़र पर रहेगी। तो ये काफ़ी अहम डेटा है जिन पर आज बाजार की नज़र होगी। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो कल 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का हल्की तेजी जरूर दिखी, लेकिन अभी भी 3.9% के नीचे ही है। जुलाई के निचले लेवल के आसपास ही अभी भी है। डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे है। कच्चा तेल दायरे में अब कह सकते हैं 80 के ऊपर जाने के बाद अब 80 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आज शुरुआती कारोबार में 80 के आसपास फिलहाल दिख रहा है। गोल्ड में कल फिर से तेजी दिखी। कॉमेक्स पर गोल्ड $2,060 के ऊपर निकल चुका है। डॉलर बॉन्ड यील्ड में जो नरमी या जो एक कंसोलिडेशन चल रहा है उसका भी फायदा मिल रहा है और उम्मीद हो रही है कि अगले साल हो सकता है कि फेड 3 नहीं 5 बार भी ब्याज दरें कटौती कर सकता है। इस तरह का अनुमान भी बाजार लेकर चल रहा है। तो ये सारे संकेत बाजार के लिए, आपके लिए जो भी है, आज खराब नहीं दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं। आज फिर से एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद करनी चाहिए घरेलू बाजार से। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो यूएस जीडीपी के जो कमजोर आंकड़े आए हैं, अब उससे बाद रेट कटौती के जो संकेत थे वो बढ़ तो गए हैं, लेकिन 3 बार के बजाय अब 5 बार कटौती की बातें फिर से होने लग गई हैं। और इस उम्मीद में बाजार चल रहा है, नेगेटिव चीज़ों को साइड में रखे बाजार सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस कर रहा है। और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में तेजी का जो सेशन है, कल की मुनाफा वसूली के बाद बाजार में आज फिर से तेजी का दौर दिखाई दे रहा है। वहां से संकेत अच्छे मिल रहे हैं। भारतीय बाजारों के लिए भी संकेत आज ठीक ठाक ही है। एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि रणनीति क्या अपनाए इंडियन मार्केट्स पर। कैश मार्केट में एफआईआई की तरफ से बिकवाली हुई है 1636 करोड़ की। डीआईआईज ने 1464 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर में 211 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 30,426 करोड़ की बिकवाली हुई है, एफआईआईज ने की है। तो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा इस वक्त देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और कल की रिकवरी के बाद अब आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे देखना, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, परसों 300 पॉइंट की गिरावट हुई थी, तो कल निफ्टी ने करीब 100 पॉइंट की रिकवरी की है। अभी निफ्टी उसी पॉइंट पे ही लगा हुआ है कि वो रिकवरी उसकी कंप्लीट हो जाए जो 300 पॉइंट का उसको फॉल मिला था पहला पॉइंट। तो इसलिए मार्केट के पास पुराने रेजिस्टेंस काम करेंगे, पुरानी सपोर्ट भी काम करेगी। पुरानी सपोर्ट 21,000 की थी, हमने कल आपको नोटिस कराया। 21,000 के ऊपर कल मार्केट ने अच्छा रिकवर किया
और 21,200 के ऊपर आके क्लोज भी किया है। तो अब आपको क्या करना है, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को वापस से शुरू कर देना लगाना। 21,000 से 21,100 पे आ जाइए। 200 पे लगाना चाहे 200 पे लगा सकते हैं, क्योंकि आज गैप होने के फिर से चांसेस है। और मार्केट के अंदर ये वॉलिटिलिटी आपको दिखेगी, आगे भी दिखेगी और अभी ज्यादा दिखेगी। पहले 100-150 पॉइंट का मूव मिलता था, 250 पॉइंट का डेली बेसिस पर ऊपर करेगा बाजार। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस पुराने ही है निफ्टी के, जैसे 21,000, 450, 500। तो मार्केट का जर्नी बहुत क्लियर है। 21,000 का बेस बनाओ, 21,500 का रेजिस्टेंस दिखाओ। फिलहाल इसी के बीच में ही ट्रेड करने के इसके चांसेस है। थोड़ा ऊपर नीचे करेगा और टिपिकली 2 दिन की शेकिंग से इसने अपने आप को थोड़ा लाइट भी किया है। एक और चीज, क्योंकि ये थोड़ा वीकेंड होगा और डेरिवेटिव एक्सपायरी 28 तारीख की है, तो आपके ट्रेडिंग डेज कम है, तो थोड़ा मूवमेंट फास्ट होगा। तो 21,000, 450, 500 एक रेजिस्टेंस एरिया है। जिनके पास पोजीशंस है अपने ट्रेलिंग स्टॉप के साथ कैरी करें। जिनके पास पोजीशंस नहीं है, 21,100, 200 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस ले भी सकते हैं। बट माइंडेड इस चीज का ध्यान रखें, उनको कोई बहुत बड़ा मूव नहीं मिलेगा। 21, 450, 500 पे आके मार्केट फिर से रुकना भी शुरू करेगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे, वहां पे भी शॉर्ट कवरिंग थी और वहां पर भी कल इसी तरह का ही ट्रेंड हमको बनते हुए दिखा। उसने एक अपने सपोर्ट को वापस से रीगेन कर लिया, जैसे बोलूंगा कि वापस से पक्का कर लिया, जो कि है 47,800। आज बाजार अगर मामूली से गैप के साथ खुलता है तो 48,000 के अपने कंफर्ट जोन के अंदर वापस बैंक निफ्टी आ जाएगा। फ्यूचर ऑलरेडी उसी के अंदर ही है, तो ये एक अच्छा साइन होगा और बाजार थोड़ा और चर्निंग करेगा तो 48,400, 500 तक भी जा सकता है। तो पहले आप 48,300 का टारगेट लगा के मार्केट के अंदर एंटर करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, 48,300 से 500 वाली जो पूरी रेंज है, तो मार्केट की रेजिस्टेंस रेंज। जैसे आपके सपोर्ट पक्के हैं, सपोर्ट पे आया, बाजार ने पुल बैक दिखाया, ऐसे रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे भी आएगा। ये पॉइंट भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि एफआईएस की होल्डिंग 65% से भी और बढ़ी है, 1% उन्होंने और होल्डिंग कल बढ़ाई है। तो ये धीरे धीरे करके जब तक बढ़ती रहेगी या फिर 70-75 तक नहीं हो जाती, तब तक एग्रेसिव शॉर्टिंग के बारे में सोचिए नहीं। एक बार 70-75 की रेटिंग आ जाए, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन हो जाए, तब आप वैसे बिना पूछे भी मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां से एफआईएस लॉन्ग आना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से मार्केट फेयर वैल्यूड है। ऑप्शंस वालों को काम करना चाहिए, बट इंट्राडे में काम करना चाहिए, क्योंकि स्विंग काफी फास्ट आ रहे हैं और एक ही दिन के अंदर उनको काफी अच्छा पैसा बन जाता है। इसलिए कैरी ले जाके उसको अगले दिन के रिस्क पे छोड़ देना ये समझदारी नहीं है। तो इंट्राडे काम करें, स्विंग अच्छे मिल रहे हैं आपको। दूसरी बात, अभी रोल ओवर का डाटा इतना पक्का नहीं है, तो इसलिए रोल ओवर के नंबर्स पे भी आपको पूरा बता नहीं पाएंगे। तीसरी बात, अगर आते हैं रिटेल के काउंटर्स पे, तो आप थोड़ा स्पेसिफिक शेयर्स के साथ अभी भी पोजीशनिंग ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अभी भी हेल्दी है, बस एक छोटा सा शेक था जो हमने कल भी आपको नोटिस कराया था, वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। अगर रिटेल निवेशक बाजार में बने रहना चाह रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मौका अच्छा है, स्विंग को प्ले कीजिए और इंट्राडे ही पोजीशन अपनी लेके जाइए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों पक्के हैं, तो उसी रेंज को आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए कि अगला कारोबारी हफ्ता छोटा है और हम एक्सपायरी को भी अप्रोच कर रहे हैं, तो उस लिहाज से अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए। चलिए, ये तो बात हुई बाजार पर रणनीति की, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि इस बाजार में ट्रेड कहां पर करें। हमारे साथ किया चौकसी सिक्योरिटी से हेमन कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमन, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कहां पर ट्रेड करने की सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ट्रेड की बात करें पूजा, तो पहला इंट्राडे बाय कॉल रहेगा बीपीसीएल पे। स्टॉक ने टेक्निकली एक अपवर्ड की रिवर्सल का फॉर्मेशन किया है। 10 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कल इसने बंद दिया है। इंट्राडे चार्ट अगर आप देखेंगे पूछा, तो हायर टॉप हायर बॉटम बन के चल रहा है। तो बीपीसीएल 448 के आसपास की एंट्री, 443 का स्टॉप लॉस और 458 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक बाय रहेगा वो है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस। लॉजिक थोड़ा सिमिलर है पूजा। इसने भी अपवर्ड की रिवर्सल दिया है प्रो आईसीआईसीआई ने, और काफी दिन की एक गिरावट है 570 से 570 से लेके 506 तक, वो अभी रिवर्स करने के मूड में है स्टॉक। और इसने भी हायर टॉप हायर बॉटम किया है। इंट्राडे में मैकेनिकल इंडिकेटर्स सब क्रॉसओवर बाय आ चुके हैं, वो भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद। तो अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रू एक बाय कॉल रहेगा
इंट्राडे 518 की एंट्री, 514 का स्टॉप लॉस और 526 का टारगेट रहेगा आईसीआईसीआई प्रू पूजा। ठीक है, थैंक यू हेमन आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो बीपीसीएल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दोनों में टेक्निकली अच्छे चार्ट्स नजर आ रहे हैं। वजह आपको अभी हेमन बता भी रहे थे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 526 के लक्ष्य के लिए और बीपीसीएल 458 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलिए। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो खबरों वाले शेयर्स में इंपॉर्टेंट बात हुई है रीस्ट्रक्चरिंग, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और गति को लेके। तो अब यहाँ पे याद रखिए जो उनकी इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस है उसको वो सेपरेट किया जाएगा, उसको डिमर्ज किया जाएगा। और जो अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में तो आपको एक शेयर जो है मिलने वाला है इस नई आर्म में। अब याद रखिए जो रिमेनिंग जो बिजनेस बचेगा वो रहने वाला है एक्सप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स का, वो जो है आपको ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के अंदर ही मिलेगा। और याद रखिए गति जो है वो अब्जॉर्ब हो रहा है, हमें पहले ही पता था कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में। तो अगर आप 10 शेयर होल्ड करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में और आप गति के शेयर होल्डर है तब आपको जो है लगभग 63 शेयर्स मिलने वाले हैं। एंड ऑफकोर्स उसमें बोनस एडजस्टमेंट भी होगा। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है रीस्ट्रक्चरिंग, लेकिन इवेंचुअली क्या होने वाली है कि 4 लिस्टेड कंपनीज होने वाले हैं। ऑफकोर्स ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में आपका गति भी रहेगा और जो बिजनेस बचे हैं एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स वो रहेगा। दूसरे साइड जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो दूसरा रहेगा लिस्टेड में। और जो ऑलरेडी 2 लिस्टेड है, एक है ट्रांस रियल एस्टेट और एक है आपका टर्मिनल बिजनेस। तो टोटली 4 बिजनेस जो हैं आपको वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलेगा। अब बात करते हैं आमी ऑर्गेनिक्स की। कल जो है प्रमोटर्स ने 12% स्टेक ओपन मार्केट में बेचा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो बड़े एफआई बायर्स है जैसे कि बोफा सिक्योरिटीज़, मालाबार फंड, गोल्डमैन सैक्स और इवन वैल्यू के एडवाइजर्स, इन्होंने जो है अच्छा अब्जॉर्प्शन किया स्टेक में। और बाज़ार का मानना है कि जो स्टॉक की ओवर हैंग थी सेलिंग की वो भी कंप्लीट हो गई है। और मार्केट आज में कल एक इम्पॉर्टेंट मेजर इलेक्ट्रोलाइज़र का भी इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट का जो है अब स्टेटमेंट आया था। मॉयल की बात करें तो उन्होंने कहा कि 2023 में जो सेल्स के आंकड़े वो जो है 14 लाख टन से ज़्यादा एस्टिमेट से ज़्यादा हुए और सबसे ज़्यादा सेल्स देखने मिले 2023 में। अगर 2007 तक कंपेयर करें तो आप सोच सकते 16 साल में सबसे ज़्यादा सेल जो है मॉयल में देखने मिला है। कल जोमेटो में भी एक्शन हुआ था। वहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो जो शिप रॉकेट करके एक स्टार्टअप है उनको वो अक्वायर कर सकती है। लेकिन देर रात में जो है जोमेटो ने क्लैरिफाई किया कि ये जो एक्विजिशन की जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो गलत है और उन्होंने डिनाई किया। और कंपनी जो है अपने एकमात्र बिजनेस में ही, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसमें ही फोकस करने वाली है और अभी के लिए कोई एक्विजिशंस के लिए जो है के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके अलावा LIC भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नमेंट ने जो है वन टाइम एग्जेम्पशन दिया है कंपनी को कि जो 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग राइट्स है उस पर जो है वो अपनी गिरा पाएँ। तो जनरली क्या होता है कि आपका IPO के बाद 3 साल में आपको अपना 75% स्टेक तक लाना पड़ता है प्रमोटर्स पर। लेकिन LIC के लिए एक एग्जेम्पशन रखा गया अगले 10 साल तक, यानी द ईयर 2032 तक जो है वो अपना स्टेक गिरा सकते हैं। और अभी ऑफकोर्स 90% के ऊपर उनका स्टेक जो है गवर्नमेंट का है। GMR एयरपोर्ट्स में NIF करके जो एंटिटी है वो 675 करोड़ जो है डालने वाली है GMR विशाखापट्टनम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। छोटी कंपनी है एक ओरिएंटल रेल इंफ्रा है, तो सिर्फ 1150 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, लेकिन 215 करोड़ वो अब रेस करने वाली है प्रेफरेंशियल वारंट से। और जो अलॉटीज़ की लिस्ट होती है वहाँ पे इंटरेस्टिंग नाम आया है वो है बजाज के दिग्गज इन्वेस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल का। इंडियन बैंक के बारे में बात कर लेता हूँ जहाँ पे BNP पारिबास फोकस में रहेगा। आर्बिट्राज फंड ने लगभग 8 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। वही सुवेन फार्मा में एक इंटरेस्टिंग जो है बात आई है मैनेजमेंट चेंज में, जहाँ पे हिमांशु अग्रवाल को CFO रखा गया है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो ग्रुप CFO बेनेट कोलमैन के थे और लीडरशिप पोजीशन जो ग्लोबल CFO होते हैं दिग्गज कंपनी जैसे कि हुतामाकी, अक्सो नोबल इंडिया और एस्ट्राजेनेका फार्मा जैसे बड़े कंपनीज के CFO रहे हैं। तो इसके कारण पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकती है। तो ये सारे 9 स्टॉक्स जो हैं दिन के ट्रेड में आज आपके रडार में होने चाहिए। ठीक है, तो ढेर सारी खबरें हैं। कुछ 9 स्टॉक्स शरद ने बताए और इन पर आप नजर रखिए। आज इन स्टॉक्स में एक्शन एक्सपेक्टेड है। थैंक यू शरद आपका ये पूरा जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर कमोडिटी मार्केट के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अनुज, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए।
शुरुआत सबसे पहले कच्चे तेल से करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हल्की तेजी अब देखने को मिल रही है। $80 के आसपास कच्चा तेल आ चुका है। तो क्या अब यहाँ से और खरीदारी आप देख रहे हैं या फिर और बढ़त पर बिकवाली करने की सलाह देंगे? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड की इन्वेंट्री हमने देखी है बढ़ती हुई, क्रूड के स्टॉक्स बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट अब एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा हमें तेजी नहीं लग रही है। कल भी हमने देखा था हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी थी, तो हमें लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है। तो क्रूड में बिकवाली करें 6220 के आसपास, 6300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6100 तक देखा जा सकता है। तो सेल ऑन राइज का मार्केट हमें लगता है क्रूड में देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो %0.5% टूटा था कल और यहाँ से बिकवाली करके चलिए आप 6105 के टारगेट के लिए। अब सोने चांदी में बात करते हैं, यहाँ पर क्या रणनीति सुझाएंगे आप? देखिए, गोल्ड सिल्वर में एक साइडवेज ट्रेंड है, मगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 102 के नीचे आ गया है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। तो गोल्ड में करीबन 62,450 में खरीदारी करें, 62,225 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 62,800 तक देखा जा सकता है। वहीं सिल्वर में करीबन 75,150 में खरीदारी करें, 74,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 76,300 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह। डॉलर में जो वीकनेस आई है उसका सपोर्ट मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर को, तो तेजी करके चलिए। अनुज, एक आखिरी सवाल होगा बेस मेटल्स पर, का वहां पर आप कहीं मौके देख रहे हैं? देखिए, बेस मेटल अभी एक सबड्यूड है, कोई ज्यादा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम कॉपर की बात करें तो ऊपर में 730 और नीचे में करीबन 720, इस रेंज में कॉपर रह सकता है। फिलहाल अभी मुझे लगता है कि थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखें। 720 सपोर्ट रहेगा, 730 का रेजिस्टेंस रहेगा, इसके बीच में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना। ओके, तो कॉपर अच्छा लग रहा है। बेस मेटल्स में आप एक को रेंज दे दी गई है, वो रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। अनुज, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करके चलिए, कच्चे तेल में बिकवाली करने की सलाह, बेस मेटल्स में आप कॉपर पर नजर रख सकते हैं। अब आप बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। बताने के लिए हमारे साथ गौरव मौजूद हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर्स के बारे में कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। तो यूबीएस ने 3 कंपनीज पे अपना इनिशिएशन निकाला है लॉजिस्टिक सेक्टर में ही। और सबसे पहले हमारे पास है डिलीवरी, जहाँ पे यूबीएस ने बाय रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ पे दे रखा है। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे यूबीएस का ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और स्पॉट ऑन करके जो कंपनी है उसके इंटीग्रेशन के बाद रेवेन्यूज़ में और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें कहीं पे सुधार देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ पे दे रखा है। अगला स्टॉक जो है वो अदानी पोर्ट्स, जिसके ऊपर इनिशिएट करते हुए उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग देके टारगेट प्राइस जो है वो 1175 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनके हिसाब से कहीं पे सेक्टर में जो ग्रोथ है वो कहीं पे मॉडेस्ट होने वाला है। और अदानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो स्टॉक्स जो है वो पिछले महीने में ही 20% से ज़्यादा अपसाइड दे चुका है, और इसीलिए फ़िलहाल के लिए उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रख के टारगेट प्राइस जो है वो 1175 दे रखा है। अगला स्टॉक है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया है सेल रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस जो है वो दिया है 770 रुपीज़ का। तो उनके हिसाब से कहीं पे हमें मार्केट लॉस जो है वो कहीं पे देखने को मिल सकता है कॉनकोर इंडिया के लिए। और उसके अलावा जो वैल्यूएशंस है वो भी कहीं पे हाई है यूबीएस के हिसाब से, और एग्जिम डेटा जो है, एग्जिम साइकिल जो है वो भी कहीं पे वीक रहेगा, और इसी के चलते हुए उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखा है। उसके अलावा हमारे पास है जोमेटो, जहाँ पे यूबीएस ने बाय रेटिंग जो है वो मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ का दे रखा है। तो यूबीएस के हिसाब से जोमेटो ने 3rd कॉन्जिक्यूटिव मंथ में अपना मार्केट शेयर जो है वो कहीं पे गेन किया है, और दिसंबर जो है वो कहीं पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है हमें इसी सेक्टर्स में, और इसीलिए उन्होंने जोमेटो पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 150 दे रखा है। उसके आगे हम बात करेंगे MGL की, जहाँ पे जेफरीज़ ने बाय रेटिंग देके टारगेट प्राइस जो है वो 1350 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनके हिसाब से जो OEM पार्टनरशिप है उसके वजह से हमें कहीं पे रेवेन्यूज़ में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है MGL में। MGL के पास काफ़ी हेडरूम है मार्जिन्स ग्रोथ के लिए और वॉल्यूम्स ग्रोथ के लिए भी। जो EV का रिस्क था फ़िलहाल में जो हमें देखने को मिल रहा था वो कहीं पे मैनेजेबल है MGL कंपनी के लिए। और उसके अलावा जेफरीज ने ये भी कहा है कि इस सेक्टर में वो IGL और MGL के कंपैरिजन में MGL को कभी भी प्रेफर करेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 1350 देते हुए बाय रेटिंग बरकरार रखा है। तो आगे चलते हुए हम भी इन्हीं स्टॉक्स पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे।
तो एनजीएल अच्छा लग रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में टारगेट बढ़ा दिया है और इसके अलावा आज लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर नजर रखिए और जोमेटो भी आज फोकस में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने रखेंगे। हमारे पास निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें पहला है कैम्प्लास्ट, खरीदारी करके चलिए, 535 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 490 का और सेल में भी तेजी करने की सलाह है, 115 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 105 का। जेएम फाइनेंस ने कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करने की सलाह दी है, टारगेट देख रहे हैं 1887 का, स्टॉप लॉस होगा 1837 का और अपोलो हॉस्पिटल में भी तेजी करने की सलाह है 5562 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है 5467 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज के लिए, सभी में तेजी करने की सलाह है और सुबह जब हेमंत से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने भी बीपीसीएल में और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में तेजी करने की सलाह दी थी। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए और सभी स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह हमारी एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।